3D फोर्स सिस्टम पर हमारी गुफ्तगू अभी जारी है। इस लेक्चर में हम मोमेंट और कपल पर बात करेंगे। फोर्स के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि फोर्स जो है किसी बॉडी पर पुश या पुल एक्शन करती है, लेकिन उसके अलावा फोर्स ये करती है कि उस बॉडी को किसी एक्सिस या किसी पॉइंट के गिर्द रोटेट करने की टेंडेंसी भी रखती है। उस रोटेशनल टेंडेंसी को मोमेंट कहते हैं। मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि फ़ोर्स की वैल्यू क्या है और फोर्स जो है उस मोमेंट सेंटर से कितनी दूर से गुजर रही है। यानी कि मोमेंट होगी m, अगर हम इसको कहें तो m बराबर होगा फोर्स इनटू डिस्टेंस के। मोमेंट एक वेक्टर है, तो लिहाजा वेक्टर अलजेब्रा के सारे कायदे कानून जो हैं वो मोमेंट पे भी लागू हैं। और मोमेंट की जो यूनिट है वो न्यूटन इंटू मीटर है, यानी कि फोर्स इंटू डिस्टेंस। अगर हमारे फोर्स सिस्टम की तमाम फोर्सेस जो हैं वो एक प्लेन में हैं, तो फिर जो मोमेंट वेक्टर होगा वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। लेकिन अगर उस बॉडी पे जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और जो फोर्स सिस्टम है वो 3D है, यानी कि फोर्सेस जो हैं वो मुख्तलिफ डायरेक्शनों में हैं स्पेस में, तो मोमेंट वेक्टर भी अपनी कोई ओरिएंटेशन जो है वो स्पेस में रखेगा। मोमेंट के बारे में अपनी गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि 3D में मोमेंट कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक फोर्स F है जो हमें मालूम है और इसका लाइन ऑफ एक्शन भी हमें मालूम है। जैसे कि ये आपके सामने है, ये फोर्स F है और ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है। हमारा इंटरेस्ट ये है कि हम इस फोर्स F की वजह से इस पॉइंट O के गिर्द जो मोमेंट है वो मालूम करें। उसके लिए हमारे पास दो तरीक़े हैं। एक तरीक़ा तो जो है वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट वाला है कि m0 जो है वो बराबर है r क्रॉस f के। f तो ये f वेक्टर है यानी कि फोर्स वेक्टर, और r क्या है, r एक पोजीशन वेक्टर है जो पॉइंट O से शुरू होता है और फोर्स f के लाइन ऑफ एक्शन में किसी भी जगह तक वो हो सकता है। तो हम अपनी आसानी के लिए वेक्टर r जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। तो जहाँ हम आसानी से डिफ़ाइन कर सकें वो हम डिफ़ाइन करते हैं। तो वो वेक्टर जो r है वो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। हर दफ़ा जब हम ये कैलकुलेशनें करेंगे तो मोमेंट m0 हमें मिल जाएगा और उसकी वैल्यू वही होगी। दूसरा तरीका है स्केलर का तरीका, जहाँ हम मोमेंट m0 का मैग्नीट्यूड फोर्स इंटू डिस्टेंस से मालूम कर लेते हैं और जो डिस्टेंस d है वो फोर्स f और जो मोमेंट सेंटर का पॉइंट O है उसके दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो होता है। यहाँ जो हमने वेक्टर r दिखाया हुआ है उसका मैग्नीट्यूड अगर r हो और एंगल अल्फ़ा हो लाइन ऑफ एक्शन और r के दरमियान, तो d को हम r साइन अल्फ़ा भी लिख सकते हैं। 2D में हमें ये तरीक़ा जो है वो आसान लगता है, जबकि 3D में जो है ना वो बेहतर है कि हम क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो हम करें, r को आइडेंटिफाई करें, f को आइडेंटिफाई करें और क्रॉस प्रोडक्ट से हम m0 की वैल्यू निकाल लें। जैसा कि हमारे पास एक तरीका डिटर्मिनेंट वाला है कि r क्रॉस f जो है वो डिटर्मिनेंट है, जिसकी रोज़ जो होंगी वो i j k होंगी और सेकंड रो में जो होगा rx ry और rz, यानी कि वेक्टर r के x y और z कंपोनेंट, और जो थर्ड रो में होगा fx fy और fz, यानी कि फोर्स f के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं वो होंगे। और जब हम ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम निकालेंगे तो हमें m0 जो है वो वेक्टर की फॉर्म में हमें मिल जाएगा। अब आ जाती है बात किसकी डायरेक्शन क्या होगी। वैसे तो जब हम मोमेंट m0 वेक्टर की फॉर्म में मिले तो जाहिर है कि हमें इसकी डायरेक्शन पता ही है, लेकिन अपनी आसानी के लिए हम वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन जो है इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि अगर एक प्लेन में r और f लिए जाएं तो जो मोमेंट वेक्टर है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो ये मोमेंट वेक्टर को अगर आप यहाँ देखें तो ये फोर्स f के और वेक्टर r दोनों के ये परपेंडिकुलर है। फोर्स f की वजह से पॉइंट O पर मोमेंट तो हमने r क्रॉस f करके निकाल ली, मगर बाद वक़्त ये होता है कि हमें कहा जाता है कि आप किसी और एक्सिस पर से यानी कि बेटा एक्सिस पर आप f की वजह से मोमेंट निकालें। तो उस काम के लिए हम ये करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। सिचुएशन ये है कि हमारा फोर्स वेक्टर है, ये हमारा पॉइंट O है और इस फोर्स F की वजह से पॉइंट O पे जो मोमेंट है वो m0 है और ये वेक्टर m0 है। ज़ाहिर है कि यही वेक्टर जो है वो
इसका एक्सिस है मोमेंट का। अब हमें ये कहा गया है कि इस बेटा एक्सिस पर आप निकालें मोमेंट, और बेटा को डिफ़ाइन इस तरह किया गया है कि उस डायरेक्शन में हमें एक यूनिट वेक्टर दे दिया गया है। तो ये जो यूनिट वेक्टर है ये भी नोन है, इसकी डायरेक्शन बेटा है, और हमें उसका डायरेक्शन कोसाइन अल्फ़ा बेटा और गैमा पता है, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो 1 है, और इसके ओरिएंटेशन के कोसाइन अल्फ़ा, कोसाइन बेटा और कोसाइन गैमा वगैरह हमें सब पता है। तो अब अगर इस डायरेक्शन में हमने मोमेंट निकालनी है, वो एक्चुअली क्या है कि इस मोमेंट वेक्टर m0 का एक कंपोनेंट है। तो जब हम m0 डॉट n करेंगे तो हमें इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो मोमेंट इस डायरेक्शन में है उसको अगर हम नाम m बेटा का दें, तो m बेटा कुछ भी नहीं है, r क्रॉस f डॉट n है। r क्रॉस f जो है वो m0 है, ये हमें पहले से पता है। तो हम m0 का जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे n से, तो हमें इस डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड हमें पता चल जाएगा। उस मैग्नीट्यूड को जब हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पूरा वेक्टर n भी मिल जाएगा। अब ये जो पार्ट है r क्रॉस f डॉट n का, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो तरीका है वो भी डिटर्मिनेंट वाला तरीका है। हम एक ऐसा डिटर्मिनेंट देंगे जिसकी पहली रो rx, ry और rz है, यानी कि ये वेक्टर। दूसरी रो जो है वो fx, fy और fz है, यानी कि ये वेक्टर। और तीसरी रो जो है वो l, m और n है, यानी कि ये वेक्टर। तो यहाँ से हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, और डायरेक्शन तो हमें पहले से पता है, तो हमें कंप्लीट m बेटा वेक्टर मिल जाएगा, जो कि इस फोर्स F की वजह से इस डायरेक्शन में मोमेंट है। 2D फोर्स सिस्टम में हमने वेरिग्नॉन थ्योरम के बारे में बात की थी। ये कॉन्सेप्ट जो है वो 3D फोर्स सिस्टम में भी मौजूद है। तो अगर हमारे पास एक 3D फोर्स सिस्टम है, उसमें जितनी भी फोर्सेस हैं वो सारी कंकरेंट हैं, जैसा कि यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि ये सारी फोर्सेस F1, F2, F3, F4 जो है पॉइंट ए से गुजर रही है। इन तमाम फोर्सेस की वजह से हम पॉइंट ओ पे जो मोमेंट है उसका नाम अगर हम m0 रखें, वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हम ये करेंगे कि हर फोर्स की वजह से मोमेंट लेंगे और उनका फिर टोटल जो होगा वो टोटल मोमेंट होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं कि मोमेंट जो है वो होगा m0, और ये होगा r क्रॉस f1, r क्रॉस f2, r क्रॉस f3 प्लस r क्रॉस f4। क्योंकि ये तमाम फोर्सेस एक पॉइंट से गुजर रही हैं, तो इनका जो पोजीशन वेक्टर है वो कॉमन है। तो इसमें से हम अगर r निकालें तो ये इस तरह हो जाएगा कि r क्रॉस f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4। गोया कि ये तमाम फोर्सेस को हमने सम करना है जिस तरह हमने यहाँ दिखाया है। इन तमाम फोर्स का जो सम होगा वो वेक्टर के तरीके से होगा, तो उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर r भी कह सकते हैं। तो m0 को हम r क्रॉस r भी लिख सकते हैं, और m0 जो है वो r क्रॉस f1 प्लस r क्रॉस f2 प्लस r क्रॉस f3 प्लस r क्रॉस f4 भी है। तो सिंपल अल्फाज में अगर हमने कंकरेंट फोर्सेस के लिए किसी पॉइंट O पर मोमेंट निकालनी है तो हम दो काम कर सकते हैं, या तो सारी फोर्सेस का मोमेंट निकालें और उनको सम कर लें जिस तरह यहाँ हुआ है, या हम पहले सारी फोर्सेस को सम करके इनका एक रिजल्टेंट R निकाल लें और उस R का हम मोमेंट लें पॉइंट O के गिर्द, यानी कि R क्रॉस R करें तो वो भी m0 होगा। तो यही चीज़ जो है वो वेरिग्नॉन थ्योरम है। कपल के बारे में हम बात कर चुके हैं जब हम 2D सिस्टम पर बात कर रहे थे। ये कॉन्सेप्ट जो है वो 3D सिस्टम में भी मौजूद है। तो लेट से हमारे पास एक 3D बॉडी है, उसमें दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं जो कि पैरेलल हैं और इक्वल हैं, सिर्फ उनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। तो एक को हम लेट से F कह देते हैं, तो दूसरी जो है वो -F है। और हम इन दो फोर्सेस की वजह से जो मोमेंट है पॉइंट O पर, जो कि एक स्पेसिफिक पॉइंट है, वो मालूम करना चाहते हैं। तो मोमेंट मालूम करने के लिए हमें पोजीशन वेक्टर R चाहिए होंगे। तो लेट्स से कि हम पॉइंट B जो है वो डिफ़ाइन करते हैं लाइन ऑफ एक्शन पे,
जो कि -f का है और पॉइंट A डिफ़ाइन करते हैं उस लाइन ऑफ एक्शन में जो कि +f का है, तो हम वेक्टर RB और वेक्टर RA जो कि प्रॉपर पोजीशन वेक्टर हैं फोर्स -f के और फोर्स +f के, वो हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। उसके अलावा हम एक और पोजीशन वेक्टर जो है R वो भी डिफ़ाइन करते हैं जो कि पॉइंट B से पॉइंट A की तरफ है। अब अगर हम मोमेंट निकालें इन फोर्स -f और फोर्स +f की वजह से, तो वो मोमेंट होगा RA क्रॉस F यानी कि इस फोर्स का मोमेंट प्लस RB क्रॉस -f यानी कि इस फोर्स का मोमेंट। तो अगर हम F कॉमन निकालें तो ये हो जाएगा कि M बराबर है RA माइनस RB क्रॉस F के। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर जो है RA जो है वो बराबर है RB प्लस R के। तो RA माइनस RB जो है वो यहाँ से लिखा जा सकता है कि ये R के बराबर है। तो गोया मोमेंट की जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो है R क्रॉस F के। तो इस R क्रॉस F में जो R है वो ना RA है ना RB है, बल्कि वो वाला R है जो कि एक फोर्स वेक्टर से दूसरे फोर्स वेक्टर की तरफ है। यानी कि ये जो मोमेंट है कपल का, इन फोर्स के जो कपल की वजह से जो मोमेंट है वो बेसिकली एक फ्री वेक्टर है और जो कि इन दोनों फोर्सेस के परपेंडिकुलर है और इसकी वैल्यू जो है वो पूरी बॉडी के लिए सेम है। कपल चूँकि मोमेंट है और मोमेंट जो है वो एक वेक्टर होता है तो कपल भी वेक्टर है। तो ये सारे जो वेक्टर अलजेब्रा के रूल रेगुलेशन हैं, कायदे कानून है, वो सब इसको भी फॉलो करने होंगे। तो अगर जिस तरह हमारे एक बॉडी में एक सादा कपल है, जैसे कि ये है कि इन दो फोर्सेस की वजह से कपल M1 है, इन दो पैरेलल फोर्सेस की वजह से कपल M2 है, तो हम M1 और M2 को वेक्टर के तरीके से ऐड करके फाइनल कपल की वैल्यू और डायरेक्शन वगैरह लिख सकते हैं। तो ये जो फाइनल कपल होगा ये बॉडी में कहीं पे भी शिफ्ट हो सकता है क्योंकि ये एक फ्री वेक्टर है, जबकि वो मोमेंट जो कि किसी फोर्स की वजह से हो ये एक स्लाइडिंग वेक्टर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा मोमेंट M0 ये है तो आप इसको इसके लाइन ऑफ एक्शन में तो कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, मगर आप लेफ़्ट या राइट इसको नहीं ले जा सकते। ये अपने लाइन ऑफ एक्शन पर ही रहेगा, वो वाला मोमेंट जो कि फोर्स की वजह से है। और जो कपल है वो जिस तरह हमने पहले कहा वो फ्री वेक्टर है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।